Guys, now we will discuss hydraulic and pneumatic systems in this course, industrial process control. So, hydraulic systems utilize basically hydraulic, pneumatic, and electric system. These are the you can say main systems for power transmission and energy transmission. We will discuss this further ahead of this lecture. अब इसमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं इनमें ऑयल यूज़ होता है, यानी ऑयल आप यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। और जो न्यूमेटिक सिस्टम्स होते हैं, अच्छा न्यूमेटिक है वर्ड, इट्स नॉट पैनामेटिक, सम पीपल से पैनामेटिक, पी इज साइलेंट। तो न्यूमेटिक जिसमें एयर कंप्रेस्ड एयर यूज़ होती है, एयर का वर्ड नहीं मैं यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड कंप्रेस्ड एयर, यानी वो यूज़ कंप्रेस्ड एयर इन इट, ठीक है। अब कंप्रेस्ड एयर की भी दो टाइप्स की एयर होती है इंडस्ट्री के अंदर, एक होती है प्लांट एयर और दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंट एयर। जो प्लांट एयर होती है ना वो एक जनरल पर्पज़ एयर होती है, उसमें जो है वो मॉइस्चर के कंटेंट कंट्रोल नहीं इतने होते। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट एयर होती है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाली जो एयर जो इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होनी होती है, कंट्रोल वेल्व्स में यूज़ होनी होती है, जो आपकी मशीनरी में यूज़ होनी होती है, उसके जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं ना वो कंट्रोल्ड होते हैं, यानी वो ड्राई एयर होती है ताकि उसके जो मॉइस्चर की वजह से जंग ना लग जाए अंदर, उसको कहते हैं ड्यू पॉइंट। तो उसका ड्यू पॉइंट जो हमारे पास प्लांट था उसके अंदर था -40 डिग्री सी। अब -40 डिग्री सी -40 फॉरन हाइट के बराबर होता है। ये आप नेट पे भी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि डिग्री सी और फॉरन हाइट का रिलेशन, फॉरन जो हाइट होता है, डिग्री फॉरन हाइट और डिग्री सेंटीग्रेड इनका रिलेशनशिप, -40 पे जाके -40 पे जाके दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये एक इंटरव्यू का भी क्वेश्चन जो है वो होता है अक्सर इंस्ट्रूमेंटेशन की जॉब के अंदर। तो इसमें मैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन की जॉब के जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल, वो भी साथ साथ आपको बताता रहूँगा जो जॉब में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो -40 डिग्री सी इज इक्वल टू -40 फॉरन हाइट, इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट, हम रखते हैं इंस्ट्रूमेंट एयर का जो हम इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं। हम इसको बाद में फर्दर इस कोर्स में भी डिस्कस करेंगे, और इससे एक नेक्स्ट जो इसका वर्जन है कोर्स का, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, उसमें ये पॉइंट बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री में ड्रायर्स होते हैं बाकायदा, यानी कंप्रेस्ड एयर पैदा करके उसको ड्रायर से गुजारा जाता है। फिर उसके टाइप्स होती हैं, रेफ्रिजरेशन टाइप ड्रायर होता है, डेसिकेंट टाइप ड्रायर होता है, तो वो ड्रायर की टाइप्स होती हैं, तो ड्राई करनी होती है हमने। तो अब इंस्ट्रूमेंट एयर इज़ ड्राई कंप्रेस्ड एयर। अच्छा, अब जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसकी थोड़ी सी हम देखते हैं कि सर्किट डायग्राम, ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है। इसमें आप देखें कि इसके एलिमेंट्स हम देखते हैं, इसमें है एक फ्यूल टैंक, ठीक है, एक फ्यूल टैंक है। इसमें आप देख रहे हैं ये रिजर्वायर भी इसको बोलते हैं, ये एक फ्यूल का, इसके अंदर क्या है, एक फ्यूल का इसमें एक रिजर्वायर लगा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि फ्यूल आपका जो है यहाँ से लिया जाएगा और यहाँ पे एक्सेसिव इसका जो फ्लूड है, फ्यूल नहीं कहेंगे उसको, फ्लूड कहेंगे, ये ऑयल होता है नॉर्मली, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि एक फ़िल्टर टैंक लग गया जिसके अंदर ऑयल है और यहाँ पे फ़िल्टर लग गया। ये फ़िल्टर लाजमी लगाते हैं ताकि जो है फ़िल्टर्ड ऑयल हमारा आगे सर्किट में पास हो, तो ये फ़िल्टर लाजमी है। फिर उसके बाद आप देखें एक हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है, हाइड्रोलिक पंप जो कि इसको पंप करता है, पंपिंग करता है। देखें अगर एयर होगी तो कंप्रेसर कहते हैं इसको, और अगर ऑयल होगा तो इसको पंप का नाम दिया जाता है। लिक्विड पे कभी भी कंप्रेसर नहीं लगाते क्योंकि लिक्विड इज़ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। देखें इसमें थोड़ी सी फ्लूइड मैकेनिक्स भी इस्तेमाल होती है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो थोड़ा सा हम बीएमए में पढ़ते होते हैं, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपने इंटर में भी पढ़ी हुई है जिसमें बर्नौली वगैरह है, उसको आप थोड़ा सा रिवाइज़ करें क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें आना। तो अब इसमें हम थोड़ी सी फ्लूइड मैकेनिक्स को भी डिस्कस साथ साथ करते जाएंगे। तो अब इसमें देखें ये हाइड्रोलिक पंप कहलाएगा, क्यों, ये लिक्विड एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। अगर एयर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है तो ये कंप्रेसर होगा, जैसे कि आप वो जो टायर में हवा भरते हैं उसके पास कंप्रेसर्स होते हैं, ठीक है ना। वो आपसे कितने पाउंड की हवा भरनी, वो पूछते हैं आपको, आप कहते हैं 30 पाउंड की हवा भरनी, वो 30 पाउंड नहीं होता, वो प्रेशर होता है, वो 30 PSI की प्रेशर की हवा भर रहा होता है आपके टायर के अंदर। अच्छा आगे चलते हैं। हाइड्रोलिक पंप ने क्या किया कि ऑयल लिया यहाँ से, उसको फ़िल्टर करके, फ़िल्टर लाजमी लगाना है आपने, ठीक है। उसके बाद उसको दिया प्रेशर रेगुलेटर। अब प्रेशर रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर जो है ना जो कि रेगुलेटेड आगे आउटपुट देता है, ठीक है। जैसे आपका 7805 रेगुलेटर था, उसमें ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये आपका जो है वो 5 वोल्ट आउटपुट आपकी आती है। इसी तरह से प्रेशर रेगुलेटर है कि जिसकी इनकमिंग पे प्रेशर की फ्लक्चुएशंस होंगी, लेकिन इसकी जो आउटपुट होगी ना वो एक कांस्टेंट प्रेशर
देगी, तो इसको बोलते हैं प्रेशर रेगुलेटर। आपके घरों के अंदर जो सुई गैस होती है, सुई गैस के वहाँ पे एक प्रेशर रेगुलेटर भी लगा होता है मीटर से पहले, जो कि पाइप जो हेडर होता है, हेडर कहते हैं कि कॉमन पाइप, जैसे आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि कॉमन पाइप लगा होता है, उससे फिर टूटियाँ निकल रही होती हैं, तो जो कॉमन मोटा सा पाइप होता है उसको हेडर बोलते हैं, ठीक है। अब तो प्रेशर रेगुलेटर ने क्या करना है कि इस जो प्रेशर वेरिएशंस भले इसमें हो, लेकिन इसकी जो आउटपुट होगी वो एक कांस्टेंट आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है। अब वो प्रेशर रेगुलेटर से आउटपुट कांस्टेंट जाएगी और ये जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो रिटर्न कर देगा सम्प को। सम्प का मतलब क्या है, ये जो ऑयल का रिजर्वायर है। अच्छा, तो यहाँ से कांस्टेंट प्रेशर चला गया और आगे एक कंट्रोल वेल्व लगा हुआ है, ये यहाँ बेसिकली होता है डायरेक्शनल कंट्रोल वेल्व, इसको डीसीवी भी बोलते हैं, डायरेक्शनल कंट्रोल वेल्व। ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल से। तो उससे फिर क्या होता है, उससे फिर दो पोर्ट्स निकलती हैं, ए और बी पोर्ट। तो अगर अगर तो फॉर एग्जांपल अगर वो बी पोर्ट पे प्रेशर फेंकता है यहाँ पे और ए से रिलीव होता है, यानी यहाँ राइट साइड को जाएगा और ए से लेफ्ट साइड को जाएगा, तो पिस्टन आपका ऊपर को मूव कर जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ऑयल ए साइड को जाता है और बी से रिटर्न करता है तो आपका पिस्टन नीचे को मूव कर जाएगा। तो पिस्टन की मूवमेंट जो होगी अप एंड डाउन, वो किस पे डिपेंड करेगी कि आप ऑयल किस पोर्ट से उसमें इंसर्ट कर रहे हैं और किस पोर्ट से आप उससे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम आगे पिस्टन्स की भी टाइप्स देखेंगे। कुछ पिस्टन होते हैं जिनमें स्प्रिंग होता है, वो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कहते हैं उसको, और ये ऐसा पिस्टन जिसमें कोई स्प्रिंग नहीं है, ठीक है, आप इसको दोनों तरफ से ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो ये आपका डबल एक्टिंग सिलेंडर जो है वो एक किस्म कुछ हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इसके साथ वेल्व लगा सकते हैं, ऑन ऑफ वेल्व, जैसे अगर पिस्टन आपका फुल इस कंडीशन में है तो वेल्व आपका ऑफ हो, और जैसे पिस्टन इस कंडीशन में जब वेल्व आपका ऑन हो। इस तरह के जो होते हैं ना, ये जो सिलेंडर वगैरह, ये सेफ्टी सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं, शट डाउन सिस्टम्स में। तो इसको मैं प्लांट की भी आपको कुछ पिक्चर्स बाद मुझे याद करवाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, जिसमें ये ऑन ऑफ टाइप के वॉल्स, वॉल कह लें आप लोकल लैंग्वेज में, या वेल्व कह लें आप, ठीक है, वेल्व्स जो हैं वो लगे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम्स आर मेनली यूज्ड फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ लार्ज फोर्सेस। द मेन एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरीज: industrial, plastic processing machinery, steel making, primary metal extraction applications, automated production lines, machine tool industries, paper industries, loaders, crushers, textile machinery, R&D equipment and robotic systems। तो ये हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम्स जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। और अब वैसे इनको रिप्लेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम्स। जैसे पहले वेल्व जो होते थे, जो इंस्ट्रूमेंट एयर से चलते थे, अब उनकी जगह इलेक्ट्रिक सिस्टम्स आ रहे हैं, मोटरें आ रही हैं जिनको एमओवी बोलते हैं, मोटर ऑपरेटेड वेल्व, तो मोटराइज्ड वेल्व। लेकिन अगेन वो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, और फिर उनकी मेंटेनेंस भी जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू ये जो होते हैं हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम। अब हाइड्रोलिक सिस्टम में एक मसला ये भी होता है कि इसमें ऑयल होता है और ऑयल को आग लग सकती है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जहाँ भी ऑयल होगा, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आप ट्रांसफार्मर्स देखें तो उसमें एक होते हैं आपके ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर, एक होते हैं ड्राई ट्रांसफार्मर। तो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर का मसला ये होता है कि अगर उनसे ऑयल लीक हो जाए ना तो उसमें आग लग जाती है, तो उसमें फायर का हैजर्ड होता है, और फायर का हैजर्ड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हैजर्ड है। अच्छा, अब इसमें जो है वापस आते हैं, अब एयर का क्या बेनिफिट है। जो ऑयल के मुकाबले में जो एयर वाले सिस्टम्स होते हैं न्यूमेटिक, उनमें ये होता है कि कंप्रेस्ड एयर यूज़ होती है और आपको अच्छी खासी फोर्स मिल जाती है। बिकॉज देखें, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, या F इज इक्वल टू पी इंटू ए। तो ये फार्मूला एक आप यूँ समझ लें कि अंडरटेकर टाइप का फार्मूला है, आपको ठीक ठाक फोर्स मिल जाती है। ये भी न्यूमेरिकल्स हम कुछ सॉल्व करेंगे जिसमें हम ये फोर्स को जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ये फोर्स ठीक ठाक फोर्स होती है। अच्छा, एनी हाउ, तो एयर सिस्टम्स में फ़ायदा ये होता है कि उसको आग नहीं लगती, यानी जो एयर है उसको आग नहीं लगती, ये उसका कंप्रेस्ड सिस्टम्स का जो है ना ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अच्छा, आगे चलते हैं, मोबाइल हाइड्रोलिक्स, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन सिस्टम, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट आपके जो ट्रॉलर टूलर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं, ट्रैक्टर वगैरह, ये बोलते हैं। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कमर्शियल व्हीकल्स और टनल बोरिंग इक्विपमेंट, रेल इक्विपमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मशीनरी, डीलिंग रिंग्स, ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं। इट इज़ यूज्ड इन द सिस्टम्स लाइक ब्रेक, शॉक अब्जॉर्बर्स, स्टीयरिंग सिस्टम, विंडशील्ड, लिफ्ट एंड क्लीनिंग एक्सेट्रा। मरीन एप्लीकेशंस, जो मरीन होती है पानी वाली एप्लीकेशंस, जो नेवी शेवी से रिलेटेड, मोस्टली कवर्स ओशन गोइंग वेसल्स, फिशिंग बोट्स एंड नेवल इक्विपमेंट। एरोस्पेस इक्विपमेंट, ये जो एरोस्पेस ये जो है स्पार्को
जो है आपकी एरोस्पेस से रिलेटेड, जिसमें सैटेलाइट्स वगैरह हो गए। दीज आर द इक्विपमेंट एंड सिस्टम यूज फॉर द रडर कंट्रोल, लैंडिंग गियर, ब्रेक्स, फ्लाइट कंट्रोल, ट्रांसमिशन एक्सेट्रा विच आर यूज्ड इन एयरप्लेन्स, रॉकेट्स, स्पेसशिप्स वगैरह। ठीक है, तो इसकी बेवहा एप्लीकेशन है। हम इसमें जो है अगेन इसका जो बहुत ज़्यादा डेप्थ है वो हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कवर करेंगे। इस कोर्स में हम इसकी जो मेजर मेजर चीज़ें हैं उसको वी विल ट्राई टू कवर। अच्छा, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स क्या हैं कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, लीनियर एक्चुएटर्स, ठीक है, ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर जो अभी मैंने आपको बताया था, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। उसके बाद आते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर, फिर एक टेलीस्कोपिक सिलेंडर भी होता है, वो भी देखेंगे वो क्या चीज़ है। रोटरी एक्चुएटर्स होते हैं, हाइड्रोलिक मोटर्स हैं, ठीक है। एक लीनियर एक्चुएटर जो लीनियर उनकी मूवमेंट होती है स्ट्रेट लाइन वाली, और रोटरी जो कि इनकी रोटेशनल मूवमेंट होती है, जिसमें गियर मोटर होता है, वेन मोटर होता है, और एक्सियल पिस्टन मोटर होते हैं, स्वैश प्लेट एक्सियल पिस्टन मोटर और बेंट एक्सेस पिस्टन मोटर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैकेनिकल की टर्म्स हो जाएंगी, तो हम बेसिक बेसिक को अभी टच करेंगे। अब जैसे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर देखें, इसमें स्प्रिंग है। अब इसमें देखें कि इसकी एक ये नॉर्मल कंडीशन वाला सिलेंडर है, यानी अगर आप इस पर कोई फोर्स ना भी अप्लाई करें तो इसने पीछे को रहना है। ठीक है, तो ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कहलाएगा। तो इसने राइट साइड को कैसे मूव करना है, जब आपने इसकी प्रेशर पोर्ट जो है यहाँ पे पोर्ट, इस पोर्ट के ऊपर इसको प्रेशर देना है आपने। अब अगर ऑयल वाला सिस्टम है तो आप ऑयल देंगे इसको, अगर न्यूमेटिक सिस्टम है तो आप कंप्रेस्ड एयर देंगे। अच्छा ठीक है, तो ये सिलेंडर की बॉडी कहलाएगी, ये कंप्रेशन स्प्रिंग कहलाएगा, पावर स्ट्रोक, पिस्टन रॉड, ये आपका रॉड है, ठीक है, ये पिस्टन है, और ये प्रेशराइज्ड ऑयल इन एंड लो प्रेशर ऑयल आउट। ठीक है, ये इन और आउट दोनों के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, एयर में क्या होगा, आपको दो पोर्ट्स यूज़ करनी होंगी। ठीक है, और इसमें सीलिंग भी होगी ताकि लीकेज ना हो। अच्छा, एप्लीकेशन क्या होता है, दिस सिलेंडर इज हैविंग एप्लीकेशंस इन सीक्वेंसिंग सर्किट्स और इन क्लैंपिंग द वर्क पीस, द सिंबल इज सिमिलर टू द कंस्ट्रक्शन। ये इसकी सिंबल एक इसने शो की हुई है, आगे हम सिंबल्स भी देखेंगे कुछ। अच्छा, फिर दूसरा कौन सा है, डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ सिंगल पिस्टन रॉड। ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और डबल एक्टिंग सिलेंडर। डबल एक्टिंग सिलेंडर में क्या होगा कि दो पोर्ट्स होंगी, पोर्ट ए होगी और पोर्ट बी होगी। ठीक है, तो पोर्ट ए से आप प्रेशर इन करें और पोर्ट बी से प्रेशर वेंट करें तो आपका सिलेंडर राइट को मूव करेगा, और अगर आप पोर्ट बी से प्रेशर इन करें, पोर्ट ए से प्रेशर आउट करें तो सिलेंडर आपका लेफ्ट को मूव करेगा। अच्छा, अब ये भी कुछ टर्म्स होती हैं, डेड सेंटर से बोलते हैं इसे, लेफ्ट डेड सेंटर और राइट डेड सेंटर बोलते हैं। ठीक है, डेड सेंटर में यहाँ तक जो है वो इसकी लिमिट है। जैसे जो इंजन्स होते हैं उसके अंदर एक होता है टीडीसी और टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर करके ना। अच्छा, इस तरह से। अच्छा, आगे चलते हैं। द सिंबल इज सिमिलर टू इट्स कंस्ट्रक्शन, ये देखें, ये इसका सिंबल होगा जिसमें आपका ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है, इसमें कोई स्प्रिंग नहीं है। ठीक है, तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और डबल एक्टिंग सिलेंडर हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर एक ये भी होता है टेलीस्कोपिक सिलेंडर। इसमें क्या होता है कि सिलेंडर दर सिलेंडर होते हैं, ये देखें जैसे ना एक्स, उसके ऊपर पे वाई और फिर उसके ऊपर जेड। तो ये भी एक सिलेंडर की टाइप है जो कि इसमें ट्रैक्टर्स वगैरह में डंपर डंपर के लिए यूज़ होती हैं, जैसे डंपर लिफ्टिंग इट्स बकेट बाय यूजिंग टेलीस्कोपिक सिलेंडर। तो ये भी एक जो है एक सिलेंडर की टाइप आपको मिलेगी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अगेन ये बहुत ज़्यादा डिटेल हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्कोप में आती है, हमने जैसे इसका आइडिया लेना है कि हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं रोटरी एक्चुएटर्स। ठीक है, रोटरी एक्चुएटर्स जो हैं वो क्या होते हैं कि जो जिसमें जो है रोटेशनल मूवमेंट होती है। आप देखें जैसे इसमें रोटेशनल मूवमेंट है। ठीक है, इसमें ये क्या आपका क्या कहलाएगा, गियर मोटर। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्ट गियर मोटर कहलाती है, ये मतलब यूँ समझने आप गियर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और अब यहाँ पे चूँकि रोटेशनल मूवमेंट है ना, तो इनमें सबसे बड़ा मसला इनके बेरिंग्स का होता है, इनके बेरिंग ख़राब हो जाते हैं, या इनके अंदर कचरा वचरा अगर आ जाए तो ये आपकी जो है वो जाम जाम भी हो सकती है, कोई चीज़ फंस जाए इसके अंदर, टीथ। तो ये अक्सर हमारे पास बड़ा मसला होता है। हमारे पास अभी हम डिस्कस करेंगे सारी इंस्ट्रूमेंटेशन जो है उसमें टरबाइन फ्लो मीटर्स हम डिस्कस करेंगे लिक्विड एप्लीकेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हमारे पास भी जो होता था जो लिक्विड बनता था, गैस जो हम कस्टमर को देते थे, उससे कुछ गैस जो है ना वो कंडेंस हो जाती है, कंडेंसेट बनता है उससे ना, पानी बनता है। पानी तो नहीं कह सकते आप, लिक्विड हाइड्रोकार्बन आप कह सकते हैं। तो उसमें ये होता था कि जो कचरे वचरे से जो टरबाइन फ्लो मीटर्स होते थे वो जैम हो जाते थे, तो ये हमें बड़ा मसला आता है। नहीं हो तो गियर मोटर में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन सिमिलर टू द गियर पंप, इट कवर्स द हाइड्रोलिक एनर्जी यानी प्रेशर एनर्जी इनटू अ रोटेटरी मैकेनिकल एनर्जी यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। अब इसके जो सिंबल होती है ना, इसमें ये जो ऑयल की हाइड्रोलिक एप्लीकेशंस है उसमें ये ब्लैक होता है ये सिंबल, ये यूनि डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शनल की मूवमेंट, और ये बाई डायरेक्शनल यानी ये दोनों तरफ मूव कर सकती है। तो अब इसमें जो है एक मिनट,
तो इसमें जो हाइड्रोलिक एप्लीकेशंस है उसमें हम देखते हैं कि इसमें ये जो एरोज़ हैं अंदर सर्कल के अंदर ये डार्क हैं। जो होगी एयर वाली न्यूमेटिक एप्लीकेशंस उसमें जो है ना ये डार्कनेस नहीं होगी, उसके अंदर जो है ना जस्ट लाइंस होंगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाएं वेन मोटर। तो वेन मोटर क्या होती है कि इसके अंदर भी आप देखें कि अच्छा इसमें एक टर्म यूज़ होती है कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि सेंटर के अंदर बिल्कुल होना, जैसे अगर ये इधर होती है बिल्कुल सेंटर तो इसको कंसेंट्रिक बोलते हैं। लेकिन अब ये क्या है, इसेंट्रिक है, यानी इनके सेंटर आउट हैं दोनों के। तो कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू द अनबैलेंस्ड वेन टाइप पंप, द रोटर इज एसेंट्रिक टू हाउसिंग। देखा ना, एसेंट्रिक टू हाउसिंग, इट इज़ हैविंग टू टाइप्स, अनबैलेंस टाइप और बैलेंस टाइप। अगेन ये पूरी इसकी पूरी साइंस है ये, लेकिन ये हमारे इस कोर्स के अंदर नहीं फॉल करेगा। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है जो कोर्स जो करते हैं उनमें ये डिटेल में इनके टाइप्स वगैरह पढ़ते हैं। हम जो है इसका जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं। तो ये जो है हमारा ये भी एक रोटरी टाइप का जो है वो हमारा एक्चुएटर है। अच्छा, आगे चलते हैं हम न्यूमेटिक एक्चुएटर्स की तरफ आते हैं जो एयर से ऑपरेटेड होते हैं। इसमें न्यूमेटिक एक्चुएटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इसमें लीनियर एक्चुएटर्स होते हैं, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और डबल एक्टिंग सिलेंडर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग। और रोटरी एक्चुएटर्स जो न्यूमेटिक एयर जो मोटर्स होती हैं बेसिकली, उनमें गियर मोटर होती है, गेरोटर मोटर होती है, वेन मोटर होती है, टरबाइन मोटर होती है, एक्सियल पिस्टन मोटर होती है, स्वैश प्लेट पिस्टन मोटर होती है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स है इसके ना। तो हम आगे चलते हैं अपने कोर्स की तरफ, कंटेंट्स की तरफ ही हम फोकस लेंगे। अच्छा, यूनी डायरेक्शनल एयर मोटर होती है और फिर बाई डायरेक्शनल एयर मोटर। देखें इसमें एयर के लिए क्या है, इसमें डार्कनेस खत्म हो गई है इन सिंबल्स के अंदर। अब these are the rotary actuators and are used to generate rotary motion by using force of compressed air which can achieve the speed of 10,000 rpm with the help of air motors। यानी एयर मोटर कौन सी होगी, जिसको एयर देंगे कंप्रेस्ड एयर, वो घूमना शुरू कर देगी। और इलेक्ट्रिक मोटर जैसे होती है ना कि जिसको आप जैसे बिजली देते हैं उससे वायर्स कनेक्ट करते हैं, डीसी है तो डीसी कनेक्ट करते हैं, एसी है तो थ्री फेज कनेक्ट करते हैं या सिंगल फेज कनेक्ट करते हैं, तो मोटर घूमना शुरू हो जाती है। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये जो मोटरें होती हैं ये जो आपकी न्यूमेटिक एनर्जी होगी, जो न्यूमेटिक एक कंप्रेस्ड एयर की जो एनर्जी होगी उसको ये रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। अच्छा, आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस क्या होता है, इन ऑल न्यूमेटिक पावर टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स, एंगल ग्राइंडर्स, स्ट्रेट ग्राइंडर्स, ये ग्राइंडर बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इंडस्ट्री के, टू रोटेट द कन्वेयर बेल्ट्स इन द फूड इंडस्ट्री, पावर डिवाइस इन प्रिंटिंग प्रेस मशीन और वाइब्रेटर्स वगैरह में ये यूज़ होते हैं। अच्छा, अब वेल्स फॉर दी हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। इसमें डायरेक्शनल कंट्रोल वेल हमें आना चाहिए अच्छे तरीके से। देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ वेल्स एम्प्लॉयड इन हाइड्रोलिक सिस्टम्स। डायरेक्शनल कंट्रोल वेल्स टू रूट द फ्लूइड टू द डिजायर्ड एक्चुएटर और डायरेक्शन। डायरेक्शनल कंट्रोल वेल्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने कहा था ना कि हमने सिलेंडर को आगे मूव करना है तो हमने किस पोर्ट से इन करना है और कौन सी पोर्ट से आउट करना है, और अगर हमने सिलेंडर को डाउनवर्ड मूव करना है तो हमने ऊपर वाले पोर्ट से इन करना है और नीचे वाले पोर्ट से आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एफसीवी फ्लो कंट्रोल वेल्व। एफसीवी फ्लो कंट्रोल वेल्व या वॉल्यूम कह लें, फ्लो यानी फ्लो क्या होता है, क्यू ओवर सेकंड यानी मीटर क्यूब पर सेकंड। तो वॉल्यूम कंट्रोल भी बेसिकली मीटर क्यूब तो है ना, वॉल्यूम कंट्रोल भी इसको कहते हैं कि आप वॉल्यूम कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली फ्लो को कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ होते हैं। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द एक्चुएटर। ठीक है, स्पीड बढ़ानी है आप ज़्यादा फ्लो खोल दें, स्पीड कम करनी है फ्लो कम कर दें। अच्छा, प्रेशर कंट्रोल वेल्व्स, जो कि आप प्रेशर कंट्रोल करते हैं, एडजस्ट और रेगुलेट दी प्रेशर, पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। ये हम डिटेल में इसके बाद हम ड्राइव्स का एक हमारा एक लेक्चर होगा, उसके बाद फिर हम फॉर्मली इसको प्रेशर लेवल टेम्परेचर फ्लो के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, फॉर द सिस्टम कंपोनेंट और एंड यूजर इट कैन परफॉर्म द लिमिट सिस्टम प्रेशर, रिड्यूस द प्रेशर्स, सेट प्रेशर्स एट विच ऑयल एंटर्स अ सर्किट एंड अनलोड अ पंप। तो ये उसकी प्रेशर कंट्रोल वेल्व्स की जो है वो एक एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक अ रेगुलेटर। यानी प्रेशर कंट्रोल वेल्व को आप प्रेशर रेगुलेटर भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वेल्व्स। डायरेक्शनल कंट्रोल वेल्व्स की क्लासिफिकेशन क्या है, दो तरह के होते हैं, पॉपेट वेल्व्स और सीट वेल्व, और दूसरे होते हैं स्पूल वेल्व। अब स्पूल वेल्व जो हैं वो स्लाइडिंग स्पूल भी कहलाते हैं और रोटरी स्पूल भी कहलाते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे। अब फिर इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स पे होता है, टू वे वेल्व्स होते हैं, थ्री वे वेल्व्स होते हैं और फोर वे वेल्व्स होते हैं, जिनमें एक दो पोर्ट है तो टू वे वेल्व्स है, तीन पोर्ट है तो थ्री वे वेल्व्स है, फोर पोर्ट है तो फोर वे वेल्व्स है। फिर नंबर ऑफ स्विचिंग पोजीशन, टू पोजीशन, थ्री पोजीशन। ठीक है, अब उसके बाद आता है एक्चुएटिंग मैकेनिज्म। अब एक्चुएटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, एक होती है मैनुअल एक्चुएशन। ठीक है, मैनुअली आप एक्चुएशन का क्या मतलब है, एक्चुएशन मीन्स आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे आपका एक स्विच है कमरे का, वो बंद पड़ा हुआ है,
अब आपने उसको ऑन जब किया अपनी उंगली से तो आप उसको एक्चुएट कर रहे हैं। तो एक्चुएट का मतलब ये होता है उस पर फोर्स लगाना, उसको मतलब उस पे एक्शन करना कोई, ठीक है। मैनुअल एक्चुएशन क्या होगा, मैनुअल एक्चुएटर्स कौन से होते हैं, जो हाथ से आपके जो है ना ऑपरेट होते हैं, जैसे आपके बटन होते हैं, पुश बटन हो गए, पैडल्स हो गए, हैंड लीवर हो गए, जो हाथ से आप करते हैं, मैनुअली आप करते हैं हाथ से या पाँव से जिसे भी। मैनुअल एक्चुएशन, उसके बाद आती है मैकेनिकल एक्चुएशन, ठीक है। अब इसमें मैकेनिकली वो ऑपरेट हो रहे हैं। द डीसीबी स्पूल कैन बी ऑपरेटेड बाय यूजिंग मैकेनिकल एलिमेंट्स सच एज रूलर एंड कैम, यानी रूलर और कैम जो है वो एक एप्लीकेशन होती है कैम, ठीक है। रोलर एंड प्लंजर, रैक एंड पिनियन असेंबली, ठीक है। ये मैकेनिकल के अंदर जो है वो यूज़ होती है। सोलेनाइड एक्चुएशन ये हमारी है, इसमें क्या होता है कि सोलेनाइड कॉइल होती है और उसको हम सप्लाई देते हैं और उससे उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड से फिर उसमें एक रॉड होता है जो कि मेटालिक होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका जो रॉड है वो मेटालिक होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं करना। एक हमारे माशाल्लाह से केमिकल इंजीनियर ही थे, वो कहते थे कि जी ये इसका प्लंजर प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक नहीं है, आमतौर पे वो मेटालिक होता है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेटल पे एक्ट करती है। अच्छा, ठीक है। तो सोलेनाइड क्या होता है, सोलेनाइड एक्चुएशन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन, जिसमें आप सोलेनाइड की जो कॉयल होगी उसको सप्लाई देंगे और उससे उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड से उसके अंदर जो मेटालिक रॉड होगी वो उसकी मूवमेंट होगी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सोलेनाइड एक्चुएशन। उसके बाद आता है हाइड्रोलिक एक्चुएशन, जिसमें आप ऑयल से उसको एक्चुएट करते हैं। उसके बाद न्यूमेटिक एक्चुएशन, आप एयर से उसको एक्चुएट करते हैं, कंप्रेस्ड एयर से, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्चुएशन, तो द डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कैन बी ऑपरेटेड बाय मैनुअली, मैकेनिकल, सोलेनाइड, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएशंस। इनडायरेक्ट एक्चुएशन ये होता है कि अक्सर आप जो है डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट एक्चुएशन भी करवा देते हैं, यानी आपने एक सिलेंडर को ऑपरेट करवाया एक सोलेनाइड से और उस सिलेंडर से फर्दर आगे जो है वो एक आपने फर्दर एक्चुएशन करवा दी, तो ये आपकी इनडायरेक्ट एक्चुएशन कहलाएगी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, हम जो है आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसकी डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं कि सीट और पॉपेट वेल्व हमने डिस्कस किया है। इन दिस वेल्व अब पॉपेट, अच्छा वेल्व की क्या डेफिनेशन है, तो वेल्व जो होती है ना, वेल्व को आप कह सकते हैं कि जो कंट्रोल वेल्व है, कंट्रोल वेल्व की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ अ वेरिएबल रिस्ट्रिक्शन इन फ्लो। जैसे एक रेजिस्टेंस होती है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो करंट एक पाथ के अगर आप सीरीज में लगा दें वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं उस रेजिस्टेंस से, यानी रेजिस्टेंस फुल बढ़ा दें करंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम कर दें तो करंट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से वेल्व होता है कि वेल्व को अगर आप फुली क्लोज कर दें तो फ्लो कम हो जाएगा सर्किट में और क्लोज सर्किट के अंदर, और अगर आप वेल्व को फुली ओपन कर दें तो सर्किट में करंट जो है सॉरी जो लिक्विड है या एयर है वो फुल फ्लो करना शुरू हो जाएगी। तो इसको आप कह सकते हैं कि वेरिएबल रिस्ट्रिक्शन in the path of the fluid. So in this valve, a pivot or bell or similar ball or similar item like plate or cone is made to seat over a specially constructed finely machined एंड पॉलिश्ड सीट। ये देखें सीट और पॉपेट, देखिए ये पॉपेट है और ये इसकी सीट है। अब इसमें जो है फ्लो फॉर एग्जांपल नीचे से ऊपर को हो रहा है, तो अगर ये फुल बैठा होगा पॉपेट सीट के ऊपर तो फ्लो कट हो जाएगा, और जैसे पॉपेट खुलेगा तो आपका फ्लो जो है वो जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लीकेज के चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्योर सीलिंग अक्सर सील जो है वो डैमेज हो जाती है। यहाँ पे इस तरह से ओरिंग्स वगैरह भी होते हैं, ओरिंग उन्हें बोलते हैं, जो सीलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसका ये है वेरी माइनर लीकेज, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज साइज large valve size and complicated construction cost is high। अच्छा आगे चलते हैं। स्पूल वेल्व, स्पूल वेल्व में आप देखें कि ये स्लाइडिंग स्पूल, स्पूल स्पूल मींस ये अंदर जो इसके ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर है इसको स्पूल बोलते हैं, ठीक है। और ये स्लाइड करता है। तो इन दिस वेल्व देयर इज स्मॉल पिस्टन इनसाइड अ वेल्व केसिंग विच स्लाइड्स इनसाइड द केसिंग देयर बाय ओपनिंग पोर्ट्स ड्रिल्ड और क्लोजिंग द होल्स इनटू द वेल्व, यानी पोर्ट्स को या होल्स को वो बंद करेगा या खोल देगा, ठीक है। तो ये हम आगे डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं और इनमें भी सबसे बड़ा मसला इनकी लीकेज का होता है कि इनकी जो अंदर की जो ओरिंग्स होती हैं वो लीक कर जाती हैं, तो जो पोर्ट्स कनेक्ट नहीं करनी चाहिए वो करना शुरू कर देती हैं, और जो ब्लॉक होनी चाहिए वो भी कंडक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो ये इसमें मसले हैं। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट इज़ लो, कॉस्ट इज़ लो, दीज वेल्व्स आर परमानेंटली बैलेंस। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि लीकेज इनसाइड द वेल्व इज़ पॉसिबल। स्लाइडिंग स्पूल टाइप डीसी वेल्व, DC valve means directional control valve is mostly used valve. Sliding spool type DC valve is the mostly used valve। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए ये बात। अच्छा, इस पर काफ़ी हमने काम किया, बड़ा ये जलील करते हैं बेसिकली लीकेज की वजह से। अच्छा नेक्स्ट आते हैं हम रोटरी स्पूल टाइप DC valve।
अब रोटरी स्पूल टाइप डीसी वेल में क्या होगा कि देखें ये केसिंग अब आपकी, ये रोटरी मीन्स कि ये रोटेट करते हैं। अब ये उसके अंदर इसका रोटर है जो कि घूमता है, और ये स्टेटर आप कह सकते हैं जो स्टैटिक रहता है। अब इसमें जो है रोटेशन से जो है ये पोर्ट्स की कनेक्शन और डिसकनेक्शन होता है। उसमें क्या था कि लीनियर मोशन थी, इसमें लीनियर मोशन से पोर्ट्स कनेक्ट और डिसकनेक्ट होती हैं, और यहाँ पे जो है वो आपकी रोटेशनल मूवमेंट से पोर्ट्स कनेक्ट और डिसकनेक्ट होती हैं। तो रोटरी स्पूल वेल्व कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग स्पूल which aligns with the ports in the stationary valve casing so that the fluid is directed to the required port. A, B, P, R are the ports in casing. Port P is the pressure port through which the pressurized oil is coming in the valve. R port is the port through which used oil is returning to the oil tank. ठीक है, तो ये आपने देखा कि इसमें ये बता रहा है कि पोर्ट पी इज़ कनेक्टेड टू द पोर्ट बी, पी बी से कनेक्टेड है, और ए जो है वो आपके आर से कनेक्टेड है। तो अगर ये रोटेट कर जाएगी तो ये पोर्ट ब्लॉक हो जाएंगे। अच्छा, एनी हाउ आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रोटरी डीसी वेल्व की क्या एडवांटेजेस हैं? दीज आर कॉम्पैक्ट एंड सिंपल इन डिज़ाइन। अच्छा, दीज आर कॉम्पैक्ट एंड सिंपल इन डिज़ाइन, दे आर हैविंग लो ऑपरेटिंग फोर्सेज। उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ड्यू टू दी रोटरी मोशन ऑफ स्पूल लीकेज इनसाइड दिस वेल्व इज़ पॉसिबल। लीकेज इनका इन सबका ही वैसे मसला है। दीज वेल्व्स आर नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर्स बिकॉज समटाइम्स प्रेशर ऑफ ऑयल रोटेट्स द वेल्व इन अनवांटेड डायरेक्शंस। दीज आर जनरली मैनुअली ऑपरेटेड। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ डीसी वेल्व्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पोर्ट्स, जो स्पूल वेल्व्स हैं, जो डायरेक्शनल स्पूल वेल्व्स पहले वाले जो लीनियर थे। अब इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आज के लेक्चर का। 2x2 डीसी वेल्व, 3x2 डीसी वेल्व, 4x2 डीसी वेल्व, 4x3 डीसी वेल्व और 5x2 डीसी वेल्व। अच्छा, ये क्या चीज़ें हैं? 2x2, 3x2, 4x2, ये भी हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। 2x2 डीसी वेल्व क्या है कि कंपेयर्ड विद ऑन ऑफ वाटर टैप इन हाउस, ये अभी हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें जो है आगे ये फर्दर आगे आगे आ जाएंगे ये चीज़ें। अच्छा, अब बात है फ्लो कंट्रोल। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लो एंड इट इज़ अचीव्ड बाय थ्रॉटलिंग और डाइवर्टिंग। ठीक है, फिक्स टाइप फ्लो कंट्रोल वेल्व जो होते हैं, तो प्रेशर कॉम्पनसेटेड फ्लो कंट्रोल वेल्व और नॉन कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वेल्व, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वेल्व। अब इसमें यह है कि आपकी जो है फ्लो की वेरिएशंस हो लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये प्रेशर कंपनसेटेड क्या चीज़ होती है और नॉन कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वेल्व क्या चीज़ होती है। फिर इसमें एक नीडल वेल्व होता है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नीडल वेल्व सिंपल सा वेल्व होता है, जस्ट ऊपर नीडल होती है, उसको आप फुली क्लोज करते हैं तो बंद हो जाएगा वेल्व, और खोल दें तो ओपन करते हैं तो फ्लो चला जाएगा। तो टू वे फ्लो कंट्रोल वेल्व, प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो, नॉन कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल, और चेक वेल्व। चेक वेल्व क्या होता है? ये डायोड की तरह होता है जो कि एक ही डायरेक्शन में जो है वो फ्लो को कंडक्ट करता है, यानी वन वे रोड आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, नीडल वेल, ये देखिए नीडल वेल की कंस्ट्रक्शन आ गई है कि आपका ऑयल इन, ये ऑयल कह रहे हैं, फ्लूइड, कोई फ्लूइड कह लें, फ्लूइड इन और ये फ्लूइड आउट है, और ये इसको घुमा के आप इसकी जो है ना ये स्लाइडिंग स्टेम, यानी इसकी ये जो स्टेम है ये स्लाइड कर रही है। तो खैर वो वेल्स की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो अगर मतलब वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट कोर्स में आई थिंक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में है कि जिसमें हम वेल्स की टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं। ग्लोब वेल, गेट वेल और जो है बॉल वेल्स। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो उसको खैर किया तो जा सकता है डिस्कस। एनी होप, नीडल वेल्व क्या है? इट हैज़ अ पॉइंटेड स्टेम और नीडल दैट कैन बी एडजस्टेड अपवर्ड और डाउनवर्ड बाय रोटेटिंग द हैंड व्हील। सिंस द स्टेम इज थ्रेडेड वी कैन एक्यूरेटली कंट्रोल द नीडल विच इन टर्न कंट्रोल्स द आउटफ्लो। यानी इसमें आपने इसकी जो नीडल की, ये नीडल है बेसिकली, नीडल की जो मूवमेंट होगी आपकी, इसको घुमाना है आपने। तो अगर आप फुली इसको ओपन कर देंगे, यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो ये खुल जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी, और इससे जो है वो आप अपना फ्लो जो है वो कंट्रोल करेंगे। अच्छा, आगे आते हैं प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वेल। प्रेशर कंपनसेटेड में ऑयल इन और ऑयल आउट। अब इसमें देखते हैं, इन एनी हाइड्रोलिक सर्किट देर आर स्लाइट वेरिएशंस इन प्रेशर ऑफ ऑयल। व्हेन द प्रेशर चेंजेस द रेट ऑफ फ्लो चेंजेस, बट मैनी सर्किट्स रिक्वायर कांस्टेंट फ्लो रिगार्डलेस ऑफ इनपुट और आउटपुट प्रेशर वेरिएशंस। यानी कांस्टेंट फ्लो के लिए आप कह सकते हैं कि जो है वो ये यूज़ हो रहे हैं, देन वी मस्ट यूज़ अ प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वेल। ठीक है, अब उसमें जो है आपका आगे चलते हैं हम, प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वेल। उसके बाद आगे आता है नॉन कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वेल। तो नॉन कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वेल दैट कंट्रोल्स द फ्लो बाय थ्रॉटलिंग और रिस्ट्रिक्टिंग। ठीक है, नीडल valve we have seen is non-compensated valve. Non-compensated flow control valve passes more or less liquid as the pressure increases or decreases. This is because more fluid can pass through a certain size orifice when the pressure drop across the orifice. यानी इसमें कंपनसेशन नहीं है, यानी इसमें आपकी फ्लो की वेरिएशन जो है वो
प्रेशर की वेरिएशन से आपका जो फ्लो का जो वेरिएशन है वो नहीं होता, जबकि दूसरे में आपके प्रेशर की वेरिएशन से आपका फ्लो का वेरिएशन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये आपके कॉम्पनसेटेड और नॉन कॉम्पनसेटेड आपके फ्लो कंट्रोल वेल्व्स हो गए। अगर नेक्स्ट चलते हैं हम डायरेक्शनल वेल्व या नॉन रिटर्न वेल्व, इसमें क्या होता है कि ये वन वे जो है आपके वेल्व है, यानी इसमें आप यूँ समझ लें कि ये डायोड की तरह होते हैं जो एक तरफ कंडक्ट करें। जैसे इसमें जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में फ़्लो होगा, ऑपोजिट फ्लो नहीं होगा इसमें, ऊपर से नीचे को फ्लो नहीं होगा, लेकिन नीचे से ऊपर को यानी इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम पर अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये ऊपर को चला जाएगा, ये बॉल जो है इसको अगेंस्ट फोर्स लगा के इसको ऊपर कर देगा, जबकि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है बॉल सीट के ऊपर ही रहेगा और फ्लो आगे नहीं जाएगा। तो these are the unidirectional valves and permit the free flow in one direction only. These valves have two ports, one for the entry of fluid and other for the discharge. They consist of housing bore in which the ball or poppet is held by a small spring force. अच्छा, उसके बाद आ गए थे पायलट ऑपरेटेड चेक वेल्व। ये तो होगा ना सिंपल चेक वेल्व। एक होते हैं पायलट ऑपरेटेड। पायलट ऑपरेटेड का मतलब ये होता है उसकी कोई कंट्रोल पोर्ट होती है, उससे आप उसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आपके हाथ में कंट्रोल आ जाता है उसका। यहाँ जैसे ये है, ये पायलट लाइन, यानी पायलट लाइन आ गई, अब इसको पायलट से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपका भले इस तरफ को फ्लो पॉसिबल हो, लेकिन वो जाएगा नहीं जब तक आप उसको पायलट सिग्नल नहीं देंगे। यानी इसमें आप कह लें कि एंड गेट होना ज़रूरी है, यानी यहाँ भी फ्लो हो और पायलट लाइन पे भी सिग्नल हो। कंट्रोल लाइन कह सकते हैं इसको, जैसे ट्रांजिस्टर में होता है कि IB आपका बेस करंट होता है ना, और IC आपका कलेक्टर करंट होता है। तो IB होता है तो IC फ्लो करता है, अदरवाइज IC फ्लो नहीं करता। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी पायलट लाइन पे सिग्नल होगा तो इसने फ्लो करना है, अदरवाइज नहीं करना। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ डायरेक्टली ऑपरेटेड चेक वेल्व इफ़ वी वांट कंटिन्यूस फ्लो फ्रॉम पोर्ट A to B फॉर स्पेसिफिक पीरियड। यानी आप चाहते हैं कि फ्लो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता रहे, इतने टाइम के लिए होता रहे, तो ठीक है पायलट लाइन को सिग्नल दे दें, फिर पायलट लाइन से आप जैसे सिग्नल हटाएंगे तो फ्लो कट ऑफ हो जाएगा। यानी आपका कंट्रोल है, यानी ये एक आप इसको थायरेस्टर भी कह सकते हैं, यानी एक डायोड भी है लेकिन ये कंट्रोल्ड डायोड है। ठीक है, तो वो थायरेस्टर कहलाता है। तो हमने इसकी जो है वो उसकी अच्छी नॉलेज ये भी कायम कर दी है। यानी आगे चलते हैं प्रेशर कंट्रोल एंड रेगुलेटिंग वेल्व्स। ठीक है, अब इसमें प्रेशर कंट्रोल वेल्व अगेन जो डबल ई है उसमें क्या होगा, उसमें वोल्टेज होगा। ठीक है, वोल्टेज का डिफरेंस होगा तो आपका करंट फ्लो करेगा। मैकेनिकल में क्या होगा कि प्रेशर का डिफरेंस होगा तो आपका ऑयल या आपकी गैस या आपकी एयर यानी फ्लूइड आपकी मूव करेगी। तो प्रेशर कंट्रोल जिस तरह वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं 7805 7812, यहाँ पे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम से प्रेशर कंट्रोल वेल्व्स होते हैं। ठीक है, pressure control and regulating valves. So pressure control valves maintain the desired pressure level the various parts of the hydraulic circuits. इसमें प्रेशर रिलीफ वेल्व है, प्रेशर रिलीफ वेल्व इसमें डायरेक्टली ऑपरेटेड आता है, फिर प्रेशर रिलीफ वेल्व पायलट ऑपरेटेड आता है, और फिर उसके बाद प्रेशर रिड्यूसिंग वेल्व। अच्छा, इसमें जो है ना प्रेशर रिलीफ वेल्व जो है ना नॉर्मली सेफ्टी डिवाइस होते हैं। सेफ्टी डिवाइस से क्या मुराद है? अच्छा, मिसाल के तौर पे एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें आप जो है वो एयर की बात करते हैं, एयर भरी जा रहे हैं भरी जा रहे हैं भरी जा रहे हैं, उसका प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। उसकी कोई तो लिमिट होगी ना, जैसे 10 बार है, 10 बार उसमें प्रेशर आ सकता है, ये उसका ऑपरेटिंग प्रेशर है। फिर एक होता है उसका डिज़ाइन प्रेशर, वो फॉर एग्जांपल आपका है, आपकी जो है वो फॉर एग्जांपल 15 बार है, 40% या 50% आप कह लें, 15 बार तक वो मैक्सिमम प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। 15 बार से जैसे प्रेशर ऊपर होगा वो एक्सप्लोड कर जाएगा, आपका वेसल फट जाएगा। तो अब करते क्या हैं कि अब जैसे 10 से 15 के दरमियान हमारे पास एक मार्जिन है, यानी 10 बार हमारा ऑपरेशनल प्रेशर है और जो डिज़ाइन प्रेशर है वो है 15 बार। तो हम क्या करेंगे, एक सेफ्टी डिवाइस लगा देंगे जो इन बिटवीन होगा। नॉर्मली हम वो ऑपरेटिंग जो प्रेशर है उससे 20% मार्जिन यानी कि 12 बार के ऊपर हम उसको सेट कर सकते हैं, यानी 12। इसके भी स्टैंडर्ड्स हैं, आपको जो एग्जैक्ट स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड हमें बताता है कि API का स्टैंडर्ड क्या कहता है। ठीक है, ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने 20% पे सेट कर दिया है। जैसे मोटर का होता है ना, मोटर का जो करंट होता है कि मोटर एक खास करंट लेती है, उसकी फिर ओवरलोड सेटिंग होती है कि इससे ज़्यादा करंट पे मोटर ट्रिप कर जाए। तो इसी तरीके से जो है आपकी जो प्रेशर सिस्टम्स हैं उसकी भी जो सेफ्टी होगी ना, जैसे 12 बार के ऊपर सेफ्टी सेट करती है कि जैसे 10 से प्रेशर 10 है नॉर्मल प्रेशर, 10 से 11 हुआ और जैसे 12 होगा आपकी सेफ्टी डिवाइस ऑपरेट कर जाएगी, जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो आपका रिलीज़ कर जाएगा, और उससे आप आगे फर्दर सिस्टम को शट डाउन भी करा सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ गई इसको रिजॉल्व करो।
तो ये जो रिलीफ वेल्व्स होते हैं ना, ये सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। प्रेशर रिलीफ वेल्व डायरेक्ट ऑपरेटेड, पायलट ऑपरेटेड। डायरेक्ट ऑपरेटेड जो डायोड की तरह के होंगे, पायलट ऑपरेटेड जिनमें पायलट लाइन भी होगी, कंट्रोल लाइन भी होगी। और प्रेशर रिड्यूसिंग वेल्व जो है वो होते हैं कि जो प्रेशर रेगुलेटर्स होते हैं, जो कि प्रेशर को कम या ज़्यादा करते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू लिमिट द प्रेशर इन द सिस्टम एंड दस टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड हाइड्रोलिक ऑयल कैरिंग लाइन्स from overload and danger of bursting. It's a safety valve. It takes care of the safety of the hydraulic systems. Basically ये दो हैं। reducing valve आप जो है नॉर्मली एज अ रेगुलेटर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो तीनों को भी जो है वो आप कह सकते हैं कि चीज़ें काम एक ही है इनका ना, प्रेशर कम करना, रिड्यूस करना प्रेशर को, जो डेंजर लेवल को अगर टच कर रहा है तो उसको रिड्यूस कर दिया जाए। अच्छा, अब डायरेक्टली ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वेल्व कैसे होते हैं? डायरेक्टली ऑपरेटेड का जस्ट एक दिखाएंगे। अब इसमें क्या होगा, प्रेशर इन होगा, ये प्रेशर इन है, ठीक है, और ये एक स्प्रिंग की फोर्स है। जब ये प्रेशर की फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा होगी तो ये जो स्प्रिंग होगा ना, ये ऊपर को लिफ्ट हो जाएगा और एक्स्ट्रा प्रेशर आपका जो है वो निकल जाएगा, यहाँ से वेंट हो जाएगा। तो ये उसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। बाकी इसकी फर्दर डिटेल्स, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं जो है वो हमें इस कोर्स में, इस जो है वो कोर्स के कंटेंट्स में वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये पूरा एक टॉपिक है सेफ्टी सिस्टम्स का ना। अच्छा, फिर इसमें नॉर्मल पोजीशन आ जाती है और इसकी एक्चुएटेड पोजीशन, ये इसका सिंबल्स हैं, यानी ड्राइंग पे आप इसको यूँ शो करेंगे, जैसे ड्राइंग होती है ना, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है जिसमें आप तारों को शो करते हैं लाइंस के साथ, जनरेटर शो करते हैं, मोटर शो करते हैं, ट्रांजिस्टर आप शो करते हैं सिंबल के साथ, उसके सिंबल्स होते हैं ट्रांजिस्टर के, एफईटीज़ के, ठीक है। इसी तरीके से जो है इन जो डिवाइसेस जो होंगी इनकी भी जो ड्राइंग्स होंगी उनके सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जो डायरेक्शनल वेल्व्स की तरफ वापस आते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे पहले बताया था कि ये इसमें इसको हम फर्दर आगे इसकी डिटेल्स आ रही हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि आपके पास कितनी पोजीशंस हैं, इसको कहते हैं, ये आपके पास जो वेल्व है ना, ये 5/3 का वेल्व है, ठीक है। इसमें आप देखें कि 3 पोजीशंस हैं, पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3, ठीक है। ये 3 पोजीशन वेल्व कहलाता है, ठीक है। और ये सारी पोर्ट्स हैं, तो ये 3 पोजीशन वेल्व है और इसकी पोर्ट कितनी है, 1 2 3 4 5 इसकी पोर्ट्स हैं। पी फॉर प्रेशर पोर्ट, और बाकी पोर्ट्स को आपने जो है वो कंट्रोल करना है, इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप राइट, जैसे रिले होती है, रिले में क्या होता है कि उसमें कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे सिंपल रिले है, सिंगल पोल डबल थ्रो, उसमें क्या होता है कि एक कॉमन होती है, एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है और दूसरा नॉर्मली ओपन होता है। जैसे ही आप कॉइल को सप्लाई नहीं देते तो नॉर्मली क्लोज वाला कंडक्ट करता है कॉन्टैक्ट, कॉमन और नॉर्मली क्लोज कंडक्ट कर रहे होते हैं, और कॉमन और नॉर्मली ओपन कंडक्ट नहीं करते, वो ओपन सर्किट होते हैं। जब आप कॉइल को सप्लाई देते हैं रिले में तो क्या होता है कि जो नॉर्मली क्लोज होता है ना वो ओपन हो जाता है और नॉर्मली ओपन आपका कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाता है। इसी तरीके से ये इसको डायरेक्शनल रिले भी बोलते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम्स में इसको डायरेक्शनल रिले भी बोला जाता है। अब इसमें देखें 2 पोजीशन है आपकी, राइट पोजीशन है, लेफ्ट पोजीशन है। राइट पोजीशन में एक सोलोनाइड हो सकता है, कोई लीवर हो सकता है, इसी तरह से लेफ्ट पोजीशन में भी कोई सोलोनाइड हो सकता है, लीवर हो सकता है, हैंड ऑपरेटेड कोई एक्चुएटर हो सकता है। तो जब इस पोजीशन पे होगा राइट वाले पे, तो उसमें क्या होगा कि आपकी ये जो पोर्ट टी होगी ये बंद हो जाएगी और पी पोर्ट आपकी ए पोर्ट से कनेक्ट होगी और बी पोर्ट आपकी टी से कनेक्ट होगी। ये वाली जो टी, इस ये वाली पोर्ट है, पोर्ट की अक्सर नंबरिंग भी होती है, इसमें नंबरिंग नहीं दी हुई, आगे आ रहा है वो, उसमें नंबरिंग होगी। तो अगर आप राइट साइड वाला एक्चुएटर चलाएंगे तो ये पोर्ट्स इस तरह से कनेक्ट होंगे, और अगर आपने ये वाला एक्चुएटर चला देना है तो फिर क्या होगा, फिर आपकी पोर्ट्स जो हैं, ये जो पहले पोर्ट बंद थी ये ओपन हो जाएगी और ये ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाएगी, ये देखें। और जो सेंटर वाली पोर्ट होगी पी पोर्ट, वो बी से कनेक्ट हो जाएगी, और जो ये वाली पोर्ट थी ये ब्लॉक हो जाएगी। देखें इसमें अब आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि हम किस तरह से मोशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। ये आगे एग्जांपल आ रही है जिसमें इसको क्लियर हो जाएगा कि ये मोशन कैसे कंट्रोल होगी। इसलिए इसको डायरेक्शनल कंट्रोल वेल्व बोलते हैं, और ये स्पूल वेल्व होते हैं, डीसी डायरेक्शनल कंट्रोल, डीसी स्पूल वेल्व भी इसको बोला जाता है। और ये फाइव पोर्ट्स हैं इसकी और 3 पोजीशन हैं, तो ये 5/3 वेल्व कहलाएगा। ये आगे आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेज 5 है, नंबर ऑफ पोजीशंस 3 हैं, और सेंटर पोजीशन फ्लो पैटर्न क्लोज, यानी सेंटर पोजीशन पे सारी पोर्ट्स बंद है, ठीक है। स्केच द सिंबल ऑफ द डायरेक्शनल कंट्रोल वेल आइडेंटिफाइंग द फ्लो ऑन ईच पोर्ट, तो ये उसका सिंबल को जो है फिजिकली इस तरह का होगा। जब आप इसकी इधर मूवमेंट कर देंगे, ठीक है, तो आपकी जो होंगी इसमें पोर्ट्स ये वाली कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप इसको इधर मूव कर देंगे तो आपकी जो पोर्ट्स होंगी वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगी। एनी हो, इसको ज़रा ज़्यादा अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा, फ्लो कंट्रोल वेल्व्स, ये कुछ सिंबल्स हैं, एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल, चेक वेल्व, फिर पायलट ऑपरेटेड चेक वेल्व और एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल विद बाईपास। इसका ये बाईपास भी है,
ठीक है। बाईपास मींस के अगर बाईपास जो है, लेकिन अगेन ये जो है इसका बाईपास अगर आपको करना हो तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन अगेन ये डायोड की फॉर्म में, फ्री व्हीलिंग डायोड की फॉर्म कुछ बन रही है। अच्छा आगे चलते हैं। ये आगे वेल जो असल है हमारे, जो हमने इस कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर का पॉइंट है, ये 2x2 वेल्व। ठीक है, 2x2 वेल्व में क्या है कि आपकी जो है वो 2 पोर्ट्स हैं और 2 पोजीशंस हैं, लेकिन 2 इसकी पोजीशन है, आइदर दिस और दिस। इस पोजीशन राइट पोजीशन में क्या है कि ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, ये दोनों पोर्ट्स क्या हैं, कनेक्टेड, पोर्ट 1 2, ये देखें नंबरिंग आ गई। और लेफ्ट पोजीशन में क्या है कि दोनों पोर्ट्स क्या हैं, बंद है। ठीक है, तो नॉर्मली ओपन इसको कह रहे हैं कि राइट पोजीशन इसकी नॉर्मल पोजीशन है, यानी ये जो पोजीशन होगी इसमें ये दोनों ओपन है, कनेक्टेड है। अच्छा उसके बाद जो है वो आप देखें इसकी जो है 3x2 डायरेक्शनल वेल नॉर्मली क्लोज। ठीक है, जो कि नॉर्मली आपका जो क्लोज्ड कंडीशन के अंदर जो है वो आपका वेल्व है, ये क्या कहलाएगा आपका 3x2। इसमें कितनी पोर्ट्स हैं, 3 पोर्ट्स हैं, और आपकी जो इसमें पोजीशंस हैं वो 2 पोजीशंस हैं, यानी या ये पोजीशन हो सकती है या ये पोजीशन हो सकती है। ये नॉर्मली क्लोज आपकी जो है वो पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। 3x2, एक मिनट करें, तो ये आपका होगा 2x2 वेल। ठीक है, 2 पोजीशंस और 2 पोर्ट्स इसकी। ठीक है, तो ये 2 पोर्ट्स आपकी हैं, और ये राइट साइड इसकी नॉर्मल पोजीशन होगी, यानी अनएक्चुएटेड स्टेट जिसमें ये नॉर्मली ओपन है। अब दूसरा स्टैंडर्ड में दूसरा जो है दूसरा जो सिंबल है वो है 3x2। 3x2 मीन्स 3 पोर्ट्स हैं और 2 जो हैं इसकी पोजीशंस हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 3x, अब इसमें ये नॉर्मली क्लोज है, यानी जो 1 पोर्ट है आपकी, जो प्रेशर पोर्ट है, ये देखें नॉर्मली क्लोज यहाँ पे शो कर रहा है, और जब इसको आप एक्चुएट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। अच्छा इसी तरीके से आगे आते हैं नॉर्मली ओपन। इसमें 1 पोर्ट जो है वो 2 के साथ देखें कनेक्टेड है, तो ये नॉर्मली ओपन आपका जो है वेल्व कहलाएगा। फिर आपका आता है 4x2, जिसमें क्या है 4 आपकी पोर्ट्स हैं। ठीक है, और ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल मीन्स अनएक्चुएट राइट साइड वाली। तो 1 2 यानी 1 पोर्ट आपकी 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, और 4 3, 4 पोर्ट आपकी 3 से कनेक्टेड है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, यानी अनएक्चुएटेड। और लेफ्ट वाली जो है इसकी एक्चुएटेड क्या होगी, इसमें 1 फिर 4 से कनेक्ट हो जाएगी, और 2 जो है वो 3 से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और 5x2 में क्या है कि 5 पोर्ट्स और 2 पोजीशंस, यानी इसमें 5 पोर्ट हैं और सिर्फ 2 पोजीशंस हैं। अब इसमें 1 जो नॉर्मल कंडीशन है वो है 1 2, यानी 1 जो है सेंटर वाली वो 2 से कनेक्टेड है, और 4 5 से कनेक्टेड है, और 3 ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर आप देखें जब इसको एक्चुएट करेंगे तो क्या होगा कि आपकी 1 4 से कनेक्टेड हो जाएगी, 2 जो है वो आपकी 3 से कनेक्टेड हो जाएगी, हाँ 2 3 से कनेक्टेड हो जाएगी, और 5 पोर्ट जो है आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं कि एक नॉर्मल पोजीशन है, एक एक्चुएटेड पोजीशन है, जस्ट लाइक अ रिले। जैसे रिले में होता है ना, जैसे एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं, जब आप उसको एक्चुएट करते हैं, उसको सप्लाई देते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट अपनी अपनी जो होती है स्टेट वो चेंज कर लेते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से इसमें भी देखें, जब आप इसकी एक राइट साइड एक जो है वो एक नॉर्मल पोजीशन है, और लेफ्ट साइड इसकी एक्चुएटेड पोजीशन है, तो जैसे आप इसको एक्चुएट करती हैं पोर्ट्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो अगर सिलेंडर आपका पहले राइट साइड पे एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब उसको एक्चुएट करेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे जाना शुरू कर देगा। अब तीसरा लास्ट वन इज 5x3 डायरेक्शनल कंट्रोल वेल्व। तो इसमें देखें 5x3 यानी 5 पोर्ट्स हैं और 3 पोजीशंस हैं। तो ये 3 पोजीशंस में देखें, पहली सेंटर ये मिड पोजीशन जो है ना ये सारी बंद है, ठीक है, सारी क्लोज है, मिड पोजीशन क्लोज्ड। और जब आपको राइट साइड पे करेंगे तो आपकी पोर्ट 4 5 से कनेक्ट हो जाएगी, और 1 2 से कनेक्ट हो जाएगी। और अगर आप उसको लेफ्ट वाला एक्चुएट कर देंगे तो 5 ब्लॉक हो जाएगी, और 4 1 से कनेक्ट हो जाएगी, और 2 जो है वो 3 से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये थे आपके 2x2 3x2 3x2 4x2 5x2 और 5x3 डायरेक्शनल कंट्रोल वेल्व्स। आगे हम देखते हैं कि ये कैसे यूज़ करने हमने। अच्छा ये उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि 5x2 वेल्व है, ठीक है, ये इसके राइट साइड इसकी वो कह लें आप इसकी नॉर्मल पोजीशन विद स्प्रिंग है, और लेफ्ट साइड इसकी जो है वो एक्चुएटेड फॉर्म है इसकी ना। तो ये यूज्ड फॉर दी डबल एक्टिंग वेल्व्स, ये डबल एक्टिंग वेल्व के लिए आपने यूज़ करना है। ठीक है, डबल एक्टिंग वेल्व में क्या होगा, देखें शुरू में क्या होगा कि ये प्रेशर पोर्ट है ना, ये बी से कनेक्ट होगी और ए से वेंट होगा, तो आपका सिलेंडर किधर होगा मूव, आपका सिलेंडर जो है आपका सिलेंडर लेफ़्ट को मूव होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर यहाँ से यूँ जा रहा है, उसको लेफ़्ट को मूव करवा रहा होगा। और जैसे आप इसकी स्टेट चेंज कर देंगे तो प्रेशर इधर से इधर चला जाएगा, यानी आपका फिर सिलेंडर राइट को मूव कर जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका जो सिलेंडर होगा लेफ़्ट में मौजूद होगा, और इस कंडीशन में जो एक्चुएशन की कंडीशन है सिलेंडर आपका राइट को चला जाएगा। ये आगे हम इसकी एग्जांपल्स भी अभी देखते हैं। अच्छा
आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी जो है वो बिल्डिंग कर रहे हैं थ्योरी की भी। इन द इंडस्ट्री वो यूज़ द 3 मेथड्स फॉर ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिसमें मैकेनिकल ट्रांसमिशन है, ठीक है, थ्रू शैफ्ट्स एंड गियर्स एंड चेन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है जो कि हम वायर्स और ट्रांसफार्मर से करते हैं, और फ्लूइड ट्रांस पावर है, इट इज़ हम पावर जिसके अंदर जो है वो लिक्विड्स के थ्रू और गैस के थ्रू जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें आप देखें कि जो आपका जो है पास्कल लॉ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पास्कल लॉ, जो आप हाइड्रोलिक सिस्टम्स में आप यूज़ करते हैं। इसमें एफ इज़ द फोर्स एंड पी इज़ द प्रेशर एंड ए इज़ द एरिया, ठीक है। ये नेक्स्ट जो है बेसिकली जो आपका लेक्चर है ये उसके कंटेंट जो है वो स्टार्ट हो गए, तो बाकी फिर हम जो है ये नेक्स्ट जो है वो आज के लिए इतना ही। तो बाकी इसके कंटेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कवर करते हैं, जिसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम की बेसिक्स को, और एक्चुएटर्स जो होते हैं उनकी जो है वो बेसिक्स को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कंक्लूड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।